यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ एसएससी सीएचएल की मैथ्स का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस वीडियो को बेटा एंड तक जरूर देखेगा। शुरुआत करूँगी मैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चंस क्या है? वेंकट 20 दर्जन खिलौने 375 प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। प्रत्येक खिलौने 33 रुपये की दर से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा जी। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला है कि प्रति दर्जन मतलब वो एक दर्जन खिलौने 375 रुपये में बेच रहा है बेटा। प्रति दर्जन मतलब वो एक दर्जन खिलौना 375 रुपये में बेच रहा है, मतलब 12 खिलौने। ठीक है, आगे उसने क्या बोला, प्रत्येक खिलौने को वह 33 रुपये की दर से बेच रहा है। मतलब ये ऊपर जो हमें देखा था वो इसका क्रय मूल्य है और ये जो नीचे है विक्रय मूल्य है इसका, क्योंकि वो उसको बेच रहा है। ये क्या कह रहा है बेटा, खिलौनों को प्रत्येक खिलौने मतलब वो एक खिलौना 33 रुपये में बेच रहा है, तो वो एक दर्जन खिलौने कितने बेचेगा? एक दर्जन मतलब 12 खिलौने, कितने में? 33 गुना 12, 12 या 36 और 12 से 36 होती है 39, तो 396 रुपये में वो बेचेगा। ठीक है, 375 की चीज़ वो खरीद रहा है और 396 में वो चीज़ बेच रहा है, तो बेटा यहाँ से कितने का उसको लाभ हो जाएगा? तो यहाँ से यदि मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने का लाभ हुआ। तो 396 में से 375 को मैं घटाऊंगी तो यहाँ पे कितना होगा? 21% का इसको लाभ हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ कम में चीज़ खरीदी गई है और ज़्यादा में चीज़ बेची गई है तो वहाँ पे उसको लाभ होगा। तो 396 में से मैं 375 को घटाऊंगी तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि मुझे 21% का यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है निकालने का बेटा, लाभ 21 है बटा क्रय मूल्य जिसमें वो चीज़ खरीदी है, तो क्रय मूल्य कितना है? 375 गुना 100। ठीक है बेटा, काटेंगे सीधा। 25 चौके 100, 25 से कम 25 बचेगा कितना? ये बचेगा 12 5 25, तो 12 25 पंजे 125, 15 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 चौके 28, तो 28 बटा 5, तो पंजे 25 आएगा। तो मेरा पता चल रहा है कि मेरे को स्टार्टिंग का नंबर 5 आ रहा है, तो 5 किस पे है? स्टार्टिंग का नंबर ऑप्शन नंबर बी में है। तो मुझे आगे गुणा करने की या भाग करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मुझे पहले ही अंक से पता लग रहा है कि मेरा आंसर बी ही होगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 16 पुरुष 15 दीवारों में 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, 20 पुरुष 20 दीवारों में कितने दिनों में पेंट करेंगे? जब भी बेटा इस प्रकार क्वेश्चन सबसे पूछ लिया जाता है कि इतने जने इतने चीज़ों में इतने दिन के लिए कर सकते हैं काम को, और इतने लोग और इतने चीज़ में कितने दिनों के लिए करेंगे, तो इस टाइप के फॉर्मूले में इस टाइप के क्वेश्चनों में सीधा फॉर्मूला होता है बेटा, M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। M1 क्या है? व्यक्ति है, D यहाँ पे दिन है, W यहाँ पे कार्य है। वैल्यू पुट करेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। तो आदमी कितने हैं? 16, दिन कितने हैं? 45, कार्य कितना कर रहे हैं? वो 15, बराबर M2 कितना है? 20, D2 मुझे निकालना है, वर्ग कितना है? 20, तो 20 से 20 कट गया, 15 तिया 45, 16 तिया 48, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप जरूर बता दीजिएगा बेटा कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे या कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट में बता सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 944 मीटर स्क्वायर है, 944 था बेटा, ठीक है, मीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा कैसे, ये फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चन होते हैं, 3D मैथमेटिक्स मतलब क्षेत्रवृत्ति वाले क्वेश्चंस बेटा। ठीक है बेटा, देखो पृष्ठ, जब भी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है कि 6 भुजा का स्क्वायर बराबर कितना है? 944 है बेटा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से a स्क्वायर कितना हो जाएगा?
944/6 से काटूंगी, 6 18, 18 1 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक है बेटा, 324 आ गया। ठीक है, और यहाँ से मैं ए हट लूँगी तो अंडर में 324 होगा। जो 324 है बेटा वो 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, हमसे पूछा है आयतन। घन का आयतन होता है बेटा भुजा का क्यूब। ठीक है, भुजा का क्यूब होता है। मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे तो 3/18 लिखने से बेटर है बेटा कि आप सीधे क्या करो, 324 लिख दीजिए। ये 2 का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर है, गुना 18। ठीक है बच्चा, तो यदि मैं गुना करती हूँ उनको तो 32 आ रहा, 2 आ रहा, तो 2 तो मुझे किसी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा इकाई का अंक, तो चलो आगे गुना कर देती हूँ। यहाँ पे 18 दूनी 36, नहीं 18 दूनी, मैं इकाई के अंक से चेक करती हूँ तो 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। 36 आता है तो इकाई का अंक है 6। ठीक है बेटा, तो इकाई का अंक 6 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों बेटे, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे रखे हो, ये एक ट्रिक होती है बेटा, जो बच्चा इस चीज़ को यूज करता है वो कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाता है और कैलकुलेशन से बच जाता है, और बेटा बच्चे का पेपर क्लियर हो जाता है। तो आपका भी पेपर क्लियर हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन आप बचा सकते हो बेटा। यही बहुत है जो बच्चे यूज करते हैं बेटा, एडवांस मैथ के थ्रू अपनी कैलकुलेशन को भी बढ़ाओ। ठीक है बच्चा, जब भी आप सोचो देखो इन चारों के इकाई के अंक अलग है, तो मुझे सीधा पता है कि वो सबके इकाई का अंक अलग है। तो आपने क्या करना है, इकाई के अंक को ना इकाई से कर दें। तो 18 दूनी 36 होता है, तो 6 आ रहा है। 6 इकाई का अंक किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो मेरा करेक्ट, मुझे आगे गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे यहीं से पता लग चुका है कि 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री है तो अंतः कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण आपसे पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। ये एक त्रिभुज है बेटा, उसने बोला कि कोई एक कोण, ये है 74 डिग्री का, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है बेटा, ये अंतः कोण है ये यहाँ पे, और ये ऐसे लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये ओ है। ठीक है बेटा, और उसने पूछा है अंतः कोणों को समद्विभाजकों के बीच का कोण, जो ये इसको विभाज्य कर रही है ना, तो इसका ये कोण इन्होंने पूछा है हमसे। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो यहाँ से निकालने के लिए हमें ये एंगल निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी, तो यहाँ से निकालेंगे एंगल BOC। जिस एंगल को हमें निकालना होता है बेटा वो बीच में उसको हम लेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि इसने यही चीज़ पूछा है। तो इसका तरीका निकालने का होता है 90 डिग्री प्लस का 1/2 एंगल ए, जिस संख्या को जिसको वो पूरे विभाजित कर रही है लाइन को। ठीक है बच्चा, तो 90 प्लस 1/2 एंगल ए कितना है, 74 है। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। 90 में आप 37 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 127 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सोल्व किया जाता है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है 7/12। तो सेक की 4 थीटा माइनस के tan का 4 थीटा की वैल्यू अपन निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है बेटा, ट्रिक से करवाऊंगी, 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगी बेटा। आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, ये a की 4 मान लो माइनस का b की 4 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यही चीज़ तो यहाँ पे दे रखी है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी है 7/12। तो एक की गुना 7/12 से करोगे तो आंसर सेम ही आएगा 7/12। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 मीटर है, इसके चारों ओर दौड़ते हुए 8 चक्कर लगाकर तय गई दूरी पूछी है। ये एक वृत्ताकार है, इसके चारों ओर वो 8 चक्कर लगा रहा है बेटा। ये त्रिज्या 42 दे रखी है, आपको पता है उसका जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है।
ठीक है बेटा। लेकिन उसने क्या बोला है, 8 चक्कर लगा रहा है, तो 8 चक्कर में क्या करना है आपने, 8 से इसको गुना कर देनी है। तो 8 2 पाई आर हो गया बेटा। तो 8 दूनी 16, पाई की वैल्यू होती है 22 बेटा 7, आर की वैल्यू कितनी होती है 42। तो 6 7 के 42, ठीक है बेटा। अब हम उसको गुना करते हैं बेटा, ठीक है बच्चा। तो 16 गुना 6 दूनी 12, 12 से 12 12 एक 13, 132, ठीक है। ऑप्शन देखो इकाई के अंक 2 में एक जैसे हैं, तो करती हूँ। 16 दूनी 32, 32 मतलब इकाई का अंक 2 है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा ए या बी से होगा। आगे मैं गुणा करूँगी क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो मुझे सेकंड नंबर से पता लग जाएगा कि मेरा आंसर कितना होगा। 16 3 48, 48 और 3 51, तो 12 है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा, ठीक है बच्चा। इस टाइप के ट्रिक से कोशिश करोगे बहुत कम समय में कर पाओगे बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ कुल कितने उपहार है। 99% बेटा इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन को आप देख के ही आंसर निकाल सकते हो। आधा दिमाग लोग इतना यूज करते हैं ना कि 10 व्यक्ति होंगे, 10 उपहार दे रहे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बस करेक्ट ऑप्शन नंबर ए में लगा के आ जाओगे आप। मैं गारंटी बोल रही हूँ बहुत से बच्चे से करके आएंगे, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का बेटा तरीका होता है, इसका तो फॉर्मूला होता है कि उपहार की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1। n क्या है, जो व्यक्तियों की संख्या है, तो 10 इंटू 10 माइनस 1, 10 गुना 9 बराबर 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 होगा, ना कि 100, ठीक है बेटा। तो इसको इस वाले मेथड से करके आना बेटा, ठीक है बच्चा। फिर बच्चे कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन हम करके आए थे, हमारा मार्क्स नहीं आए करके, क्यों करते, क्योंकि आप इस तरीके से करके नहीं आते बेटा, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक कक्षा में 23 विद्यार्थी का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि 30 किलोग्राम, 27 किलोग्राम, 33 किलोग्राम भार और 43 किलोग्राम भार के 4 नए विद्यार्थी शामिल को समूह में शामिल किया जाता है, तो नवगठित औसत भार कितना होगा बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, ठीक है बेटा। देखो बेटा ध्यान से समझेंगे, उसने क्या बोला कि 23 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 40 है बेटा। तो बेटा पहले का कितना भार होगा, तो आपने यहाँ पे ये 30 नहीं लिखना है, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट का भार कितना होगा बेटा, क्योंकि इसमें 23 विद्यार्थियों का 40 किलोग्राम भार है, मतलब जो 23 है उनका जो है औसत भार 40 है। 3-4 विद्यार्थी और जुड़े हैं, उनका भी आपको भार दे रखा है वो, ठीक है, उनका भार दे रखा है, तो उनका भार जो औसत भार कितना होगा बेटा, 40 में से 30 गएगा तो कितना होगा, 10। इसी प्रकार सेकंड का कितना होगा, 40 में 27 जाएगा 13। तीसरे का कितना होगा बेटा, 40 में से 33 घटाऊंगी तो 7 होगा, ठीक है बेटा। अब इसको ध्यान से समझेंगे बेटा, कैसे, अब देखो यदि मैं 30 में से 40 घटाऊंगी तो यहाँ पे कितना आ रहा, कितना आएगा बेटा, ये माइनस में आएगा। बहुत सी चीज़ें ये आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बेटा। आपने इसमें से 40 घटाना है, मतलब इन संख्याओं से 40 को घटाना है, तो इसको मैंने नहीं लिखा था लेकिन अब मैं आपको समझा रही हूँ। तो 30 में से 40 किए तो ये माइनस में आएगा, दो भी क्या है, यदि 27 में से 40 घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा। इसी प्रकार 33 में से 40 घटाएंगे तो वो भी माइनस में आएगा बेटा, ठीक है। अब जो फोर्थ है वो क्या है, वो है 43 में से 40 घटाएंगे तो ये 3 आएगा, लेकिन ये आएगा प्लस में, ठीक है बच्चा। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको यहाँ पे भी गलती करके आते हैं बेटा, ठीक है। अब इन चारों का औसत भार कितना होगा, तो औसत भार कितना होगा तो हम इनको जोड़ेंगे। मैंने माइनस और प्लस क्यों लिखा, अब पता चलेगा आपको क्यों। सॉरी बेटा थोड़ा सा बटन दब गया था, तो ठीक है। तो माइनस का 40, माइनस का 13, माइनस का 7, प्लस का 3, ठीक है बेटा। तो 10 और 3 23, 23 में से प्लस का 3 होगा 20 आएगा, 20 और 7 माइनस का 27, ठीक है बेटा, माइनस का 27 हो गया। अब ये क्या, ये 4 लोगों का औसत भार है, कितना है, 27 है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब हमसे पूछा गया है तो इन चारों को जोड़ दिया जाए तो औसत भार कितना होगा हमारा, ठीक है बेटा। तो औसत भार इन्होंने पूछा है हमसे,
तो बेटा औसत भार कैसे निकालेंगे इनको, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यदि ये ठीक है, ये जो 27 आया है, जब 23 में आप 4 व्यक्ति जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है, तब आपको 27 मिल रहा है। मतलब कैसे मिल रहा है, 23 में 4 व्यक्ति को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 27 आएगा। 23 और 4 27 होते हैं। 23 विद्यार्थी पहले से थे, 4 विद्यार्थी और जोड़े तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, ये हो गए 27। अब मैं इनका एवरेज निकालूंगी तो कितना होगा, 27 भर्तियों का एवरेज क्या होगा बेटा, 27 बटा एवरेज कितना है 27, तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, उनका एवरेज 27 बच्चों का एवरेज कितना मिल गया मुझे, माइनस का 1 मिल गया। एवरेज मतलब औसत, ठीक है बेटा, औसत कितना मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। ठीक है बेटा, अभी भी समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझाती हूँ उस क्वेश्चन को, पहले इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, अब 1 माइनस का 1 आ रहा है और टोटल कितना था बेटा, भार 40 था। तो आपने क्या करना है, तो 40 में से 1 घटा दोगे तो कितना आएगा, माइनस का 39 आएगा प्लस का। ठीक है बेटा, 40 में से आपने क्या करना है, जो 1 आया एवरेज मेरा, उसको आपने घटा दें कि ये यहाँ पे माइनस का है तो घटेगा तो कितना आएगा, प्लस का 39। ठीक है, अब इसको एक बार फिर समझ लेते हैं बेटा। 40 व्यक्तियों का इतना है, अब उसके बाद 4 व्यक्ति और जुड़े हैं तो आपने करना है, इनके व्यक्तियों से उसका औसत भार को घटा देना। कितना आ गया, इतना आ गया, 10 माइनस का 10 माइनस का 13 माइनस का 7 और प्लस का 3। ठीक है, अब मैंने इन चारों का औसत भार निकाल दिया तो आपने जोड़ोगे तो माइनस का 27 आएगा। अब इन देखो 23 विद्यार्थी थे, उसमें 4 विद्यार्थी और जो, तो टोटल कितने हो गए, 27 हो गए। अब इन 27 का मैं एवरेज निकालूंगी तो दोनों को भाग दूंगी तो माइनस का 1 आ गया। तो उस एवरेज को औसत भार से मैं घटा दिया तो मुझे पता चला कि 39 किलोग्राम होगा। तो 4 व्यक्ति और जुड़ेंगे इसमें। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 कारों की चाल का अनुपात 4:5:6 है। समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दे रखा हो तो आपने क्या, जो आपको स्पीड दे रखी है ये 4, 5, 6, इसका आपने कुछ नहीं करना है, सीधा आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, आपका 60 आएगा तो आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, जो एवरेज आएगा, ये जो इसका एलसीएम आएगा, आपने इन संख्या को इससे भाग कर देना है। तब आप 60 को 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4, 0 20, 4 पंजे 20। ठीक है, दूसरा 5 को दोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 6 से 10 बार करेगा, यही इनका अनुपात बन जाएगा। यही चीज़ आपसे पूछी गई है और आपको देखते ही आंसर आना चाहिए बेटा। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एलसीएम ज्ञात कीजिए 2/3 और 4/3 था, ये 4/3 गलती हो गई, 4/3 5/3। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बेटा, जो ऊपर वाली संख्या है ये 2, 4, 5, इसका आपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम लोगे बेटा कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्याओं को आपने क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ तो कॉमन होता है, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एचसीएफ कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हो जो एलसीएम निकालना हो भिन्न के रूप में, तो आपने ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका एलसीएम निकालना है और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है। और इसका फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शन बराबर होता है एलसीएम बटा एचसीएफ। तो 20/3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन पसंद आया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चनों तक के साथ। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।